इस गुड इवनिंग गाइस। देखो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इंटरिम डिविडेंड तक एंड किया था, जहां पे हमने जो रिमेनिंग 9 एंड 10 वाले पॉइंट्स थे वो हमने पेंडिंग रखे थे। ठीक है, वो वाले पॉइंट्स आज अपन फिनिश कर लेंगे, ये चैप्टर ही पूरा फिनिश करेंगे। ठीक है, उसके पहले लेट मी टेल यू द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। एक पॉइंट रह गया था अपना, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस गवर्निंग अनक्लेम्ड डिविडेंड एंड अनपेड डिविडेंड। अब ना पहले पूरा स्टोरी सुन लीजिए, तो आप अपने आप ओन वर्ड में अपन आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, पहले अपन कंसेप्ट समझते हैं, प्रोविजन समझते हैं, और फिर अपन डिटेल में पढ़ेंगे, तो एटलीस्ट अपना 2 बार एक ही टाइम पे हो जाएगा। ठीक है, चलो जी आ जाओ। तो यहां तक तो अपन ने कल ही डिस्कस कर लिया था कि भैया जब बोर्ड मीटिंग, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगी, फिर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल दिया जाएगा। जब बोर्ड मीटिंग होगी ना, उसके 5 दिन के अंदर अंदर हम लोग एक सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे। शेड्यूल बैंक में एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना है जिसका नाम है डिविडेंड अकाउंट। 5 दिन के अंदर अंदर पूरा पैसा, जितना भी तुम डिविडेंड बांटने वाले हो शेयर होल्डर्स को, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको पूरा का पूरा पैसा डिविडेंड अकाउंट में डालना पड़ेगा, ताकि वो पैसा खर्च ना हो जाए। ठीक है, ऑल राइट ना। उसके बाद में क्या, 30 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना होता है, कंपलसरी पेमेंट किया जाना चाहिए। तो यार कुछ ऐसी भी तो सिचुएशन हो सकती है कि जहां पे कंपनी की कोई गलती नहीं है, कंपनी पेमेंट करने के लिए तैयार है बॉस, लेकिन शेयर होल्डर्स आए नहीं पैसा लेने के लिए, फिर क्या करेंगे? कंपनी पेमेंट करने के लिए तैयार है लेकिन शेयर होल्डर्स भी नहीं आए, मतलब कुछ जो डिविडेंड था ना अनपेड रह गया, कुछ जो डिविडेंड था वो अनक्लेम्ड रह गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना पेमेंट इसमें से 30 दिन के अंदर अंदर इट शुड बी पेड, राइट। ये जो डिविडेंड है इसको पेमेंट किया जाना चाहिए। 30 डेज में इसका पेमेंट इट शुड बी पेड। ठीक है, तो कुछ डिविडेंड ऐसा रह गया, कुछ अमाउंट ऐसा रह गया जो पेड ही नहीं हुआ, अनपेड है, या कुछ अमाउंट ऐसा रह गया जो अनक्लेम्ड है, लोगों ने आके क्लेम नहीं किया कि हमें डिविडेंड दीजिए, कोई क्लेम नहीं आया। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर कंपनी क्या करेगी, ये 30 दिन खत्म हो गए, ठीक है, 7 दिन तक और वेट करेंगे। 7 दिन हो गए नहीं आए, तो विद इन 7 डेज, इसके 7 दिन बाद, विद इन 7 डेज वो क्या करेगी, ये जो अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर देगी, जो अनपेड अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर देगी एक नए अकाउंट में, जिसका नाम, अगेन शेड्यूल बैंक में एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। इस नाम से एक नया अकाउंट ओपन होगा जिसमें हम लोग जो भी पैसा रिमेनिंग था उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। ओके, बस तुमने ये पैसे को ट्रांसफर किया है एक ऐसे अकाउंट में, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स को कि इतना पैसा अनपेड रह गया और लोगों ने आए नहीं है। ठीक है, कौन कौन से शेयर होल्डर्स है, लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें डिविडेंड मिला है। ठीक है, तो आप 90 दिन के अंदर अंदर, विद इन 90 डेज, ठीक है, कितने दिन में, विद इन 90 डेज आप शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करो। लेकिन बात आती है कि इन्फॉर्म कैसे करें। अब ऑब्वियसली अगर कोई शेयर होल्डर है, कोई बंदा है जिसने आपकी कंपनी के शेयर लिए हैं, तो वो बंदा चेक करते रहेगा। कहाँ चेक करेगा? कंपनी की वेबसाइट पे तो डेफिनेटली उसे जाना ही है। तो एक काम करो ना, विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर अंदर आप अपने जो वेबसाइट है एक स्टेटमेंट अपलोड कर दो कि कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे, कौन कौन है, नाम, उनका पता, उनका एड्रेस, कितना डिविडेंड उनको मिलने वाला है, इस सब का एक स्टेटमेंट अपलोड कर दो। किस कहाँ पे अपलोड करना है बॉस? उनकी वेबसाइट पे, कंपनी की वेबसाइट पे। इज दिस पार्ट क्लियर एवरीबॉडी? पता कैसे चलेगा शेयर होल्डर्स को अगर भैया अब स्टेटमेंट अपलोड नहीं किया तो? ठीक है, ओके, फिर लोग अभी भी नहीं आए, 7 साल बीत गए हैं, 7 ईयर्स बीत गए हैं कि लोग अभी भी नहीं आए हैं पैसा लेने। जिस दिन हमने डिविडेंड डाला ना, ये वाले अकाउंट में डाला ना, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, 7 साल हो गए इसी अकाउंट में पैसा पड़ा है। तो आफ्टर 7 ईयर्स, ध्यान देंगे, वापस से बोल दूं, आफ्टर 7 ईयर्स,
7 साल बाद 7 इयर्स के अंदर अंदर आपको ये जो पैसा है इसको IEPF अकाउंट में डालना है। मतलब इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। मतलब ये जो अकाउंट, ये जो पैसा है अब ये आपका नहीं है, ये शेयर होल्डर्स की कमाई थी। तो क्यों ना शेयर होल्डर्स के ही बेनिफिट के लिए हम इनको यूज करें ये पैसे को। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या गई, थोड़ा ध्यान देंगे। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए ये पैसे को खर्च करे ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पैसे को खर्च करे ना। ठीक है, तो ये पूरा स्टोरी यहां तक समझ में आया एवरीबॉडी। अब यार ऑब्वियसली बात है ना, कंपनी थोड़ी ना पैसे को लेगी, ये तो शेयर होल्डर्स का पैसा है, आपकी कमाई है। क्या कंपनी ने खून पसीने बहाए हैं? क्या कंपनी का प्रॉफिट है? नहीं है। किसकी कमाई है? शेयर होल्डर्स की कमाई है। तो शेयर होल्डर्स की काम आना चाहिए ना। इन्वेस्टर्स की अगर इनकम है, इन्वेस्टर्स का डिविडेंड है, तो क्यों ना बॉस ये जो इनकम है ये इन्वेस्टर्स की भलाई के लिए काम आए। इसलिए इस पैसे को IEPF अकाउंट, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में डाल दिया जाता है। डन एवरीबॉडी। अब ये पैसे का क्या यूज होता है, खुद कॉमन सेंस यूज कर लो। इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल जो हम लोग स्टैट्यूटरी प्रोविजन में पढ़ने वाले हैं। अभी स्टैट्यूटरी प्रोविजन बोला है ना, तो आप अगर चाहो तो ये डायग्राम बना के आ सकते हो, अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे। तो और बहुत अच्छी तरह से वेल प्रेजेंट करना। अनपेड डिविडेंड अनक्लेम को अच्छी तरह से ब्रैकेट में लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या क्या डिटेल्स आएंगे, सारी चीजें अपन इसी डायग्राम को अगर अच्छे से बना देंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ना पूरा एक बार फटाफट से रिवाइज करिए। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होती है, उसके 5 दिन के अंदर पैसे को डिविडेंड अकाउंट, शेड्यूल बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं जिसमें डिविडेंड अकाउंट में सारा पैसा डाल देते हो। ठीक है, 30 दिन के अंदर पेमेंट होना चाहिए। कब से? जिस दिन डिक्लेयर किया, यहीं से 5 दिन के अंदर, और यहीं से ही आपको 30 दिन के अंदर पेमेंट होना चाहिए। ये 5 दिन से 30 दिन शुरू नहीं होता है, 5 दिन जब खत्म होगा तब से 30 दिन शुरू नहीं होता है, यहीं से 30 दिन भी शुरू होता है। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया है उसी के 30 दिन के अंदर पेमेंट चला जाना चाहिए। ओके जी, 30 दिन के अंदर पेड हो जाना चाहिए। 7 डेज के अंदर, फॉर एग्जाम्पल 30 दिन के अंदर भी पेमेंट नहीं हुआ तो आप एक काम करो, जितना भी पैसा अनपेड है उसको अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट के नाम से आप शेड्यूल बैंक में डाल दो। विद इन 7 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफर हो जाना चाहिए। ठीक है, नाउ 7 सालों तक अगर मान लो, अच्छा उसके अंदर तुरंत अपना एक नया कंप्लायंस है कि भैया ये जो आपने पैसा डाला है ये लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा, तो कंपनी की वेबसाइट में चले जाओ। कंपनी की वेबसाइट में आप ये पैसे को क्या करोगे, सब डिटेल दे दोगे कि कौन कौन है। मतलब कंपनी की वेबसाइट में आप सारी डिटेल दे दोगे। कब से? ओके जी, चलो आ जाओ। तो एक बार फटाफट से एक बार वापस से पूरा रिवाइज कर लेते हैं। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड को डिक्लेयर किया, उसके 5 दिन के अंदर नया अकाउंट में डालना है, डिविडेंड अकाउंट में पैसा डाल देंगे। उसके बाद 30 दिन के अंदर में आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, अगर अनपेड रहा तो 7 दिन के अगले 7 दिन के अंदर अंदर आप एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपन करोगे या अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट ओपन करोगे, उस अकाउंट में पूरा पैसा डाल दोगे। आपने वो पैसा डाल दिया है, अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दो। सारा स्टेटमेंट ऑफ डिटेल्स आपकी वेबसाइट पे अपलोड हो जाना चाहिए। कितने दिन के अंदर? विद इन 90 डेज। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद में वेबसाइट पे अपलोड कर दिया बट फिर भी कोई लेने के लिए नहीं आया 7 सालों तक, अगर 7 सालों तक ये पैसा इस अकाउंट में पड़ा है तो विद इन 7 ईयर, मतलब आफ्टर द 7 ईयर्स हम लोग ये अकाउंट पैसे को IEPF में अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। डन एवरीबॉडी। ये जो पैसा है इससे इन्वेस्टर्स के, शेयर होल्डर्स को एजुकेट करने के लिए, शेयर होल्डर्स को अवेयरनेस क्रिएट करना या शेयर होल्डर्स की भलाई के लिए हम लोग ये पैसे को यूज करेंगे। डन, तो दिस वाज वेरी सिंपल। चलो जी आ जाओ। नाउ स्टैट्यूटरी प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है ये गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट आपका CA, CS, CMA सब में आने वाला है। ठीक है, फर्दर स्टडीज में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो एक ही बार में समझ लेते हैं। नेक्स्ट टाइम बस ये चार्ट शुरू में अपन अच्छी तरह से आंसर प्रेजेंट करेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ आपने ना ये चार्ट देखना और आंसर अपने मन से लिखना है। ठीक है,
ऐसा डिविडेंड जो कि डिक्लेयर्ड है बाय कंपनी, एक बार वापस से, ऐसा डिविडेंड which is declared by company and has not been paid or claimed within 30 days, 30 दिन के अंदर कोई क्लेम नहीं आया, कोई भी बंदे ने पेमेंट नहीं लिया है, ठीक है, किसी मान लो कुछ बंदों ने नहीं लिया, तो इस टर्म डैश उसको बोलते हैं हम लोग अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड। तो उसके लिए कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, ओके। ऑब्वियसली कंपनी का पैसा नहीं तो कंपनी के हाथ में तो पैसा जाना ही नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए कि टोटल अमाउंट जो है डिविडेंड, ऐसा डिविडेंड जो अनपेड या अनक्लेम्ड है ना, उसको ट्रांसफर कर दो अनपेड डिविडेंड अकाउंट। और ये कौन से बैंक में ओपन होगा, शेड्यूल्ड बैंक में ओपन होगा डेफिनेटली, ठीक है। ओपन कर दिया, कितने दिन में ओपन करना है, अगर 30 दिन हो गए ना, 30 डेज हो गए आपके, 30 दिन में पेमेंट करना चाहिए। और अगर मान लो 30 दिन तक कुछ बंदों ने नहीं लिया पेमेंट, ठीक है, तो विद इन 7 डेज, इसके आगे 7 दिन, 30 डेज जब खत्म होगा उसके आगे 7 दिन, वापस से देखना चार्ट में, देखना वापस से बात समझ में आ रही होगी। 30 दिन जब खत्म होगा उसके आगे 7 दिन, विद इन 7 डेज, ठीक है, विद इन 7 डेज हमको जो ये पैसा है उसको क्या करना है, दिस ट्रांसफर शुड बी मेड विद इन 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 30 डेज। जिस दिन ये 30 दिन खत्म हो गए हैं उसके 7 दिन के अंदर अंदर हमको ये पैसे को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। बस यहीं तक करो, ठीक है, अननेसेसरी और कंफ्यूजन मत क्रिएट करो माइंड में, सिर्फ इतना ही करना है। उसके आगे बोल क्या रहा है एक बार बता दो, इन अदर वर्ड्स 37 डेज के अंदर अंदर ये पैसे को ट्रांसफर करना। छोड़ो ना, वो छोड़ो, आप ये देखो 30 दिन जब खत्म हो रहे हैं ना, स्पेसिफिक लिखना आंसर कि 30 दिन जब खत्म हो रहे हैं उसके 7 डेज के अंदर अंदर ट्रांसफर हो जाना चाहिए, ठीक है। तुमने ट्रांसफर कर दिया पैसा एक नए अकाउंट में, इन्फॉर्म करो, शेयरहोल्डर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि विद इन 90 डेज ऑफ ट्रांसफर, जब ट्रांसफर कर दिया उसके 90 डेज के अंदर अंदर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पुट, कब से 90 डेज, ट्रांसफर जिस दिन ट्रांसफर किया इस दिन हमने, ध्यान देंगे, इस दिन हमने पैसा ट्रांसफर कर दिया इस अकाउंट में, इसके 90 डेज के अंदर अंदर, यहां बोल रहा है विद इन 90 डेज आप अपने वेबसाइट पे स्टेटमेंट अपलोड करोगे, ठीक है। आप क्या बोलोगे कि भैया विद इन 90 डेज ऑफ ट्रांसफर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पुट ऑन इट्स वेबसाइट एज अप्रूव बाय द सीसीजी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वेबसाइट अप्रूव करता है, ठीक है, उसकी वेबसाइट में लोग डालेंगे, विच शोज द नेम, लास्ट नोन एड्रेस, अनपेड अमाउंट पेबल टू ईच शेयरहोल्डर, हर एक शेयरहोल्डर का नाम आएगा, कितना पैसा देना है वो आएगा, और क्या नाम, क्या एड्रेस था उसका, पिछला एड्रेस क्या था, वो सब आएगा। डन एवरीबॉडी। अभी कोई भी क्रॉस चेक करेगा तो डेफिनेटली कंपनी की वेबसाइट पे जाके कर लेगा, ओके। अब अगर आपने किस में डाल दिया पैसे को, आपने डाल दिया है अनपेड अकाउंट में, ठीक है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाला था। अब अगर मान लो कोई शेयरहोल्डर एकदम से सो के उठ के आया, अरे मेरा डिविडेंड बाकी था, ठीक है, तो आप किसको अप्लाई करोगे, जब तक पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में है तब तक आप किसको अप्लाई करोगे गाइस, पैसा चाहिए किसको अप्लाई करोगे, कंपनी को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक बार आईईपीएफ में गया तो कंपनी के हाथ में पैसा नहीं है, तब आप आईईपीएफ को अप्लाई करोगे पैसे दे। हम 7 साल बाद भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आपका हक है, बट ऑब्वियसली यहाँ पे फिर आपको कुछ आईईपीएफ के प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करना है, ठीक है, कुछ फॉर्म वगैरह, कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको सबमिट करने रहेंगे, कुछ फीस वगैरह देना पड़ेगा, कुछ कंप्लायंसेस करना है, सिंपल से कंसेप्ट है। चलो आ जाइए, देखो जब तक वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में है पैसा, तो जो क्लेमेंट है, जो शेयर है, जिसको डिविडेंड चाहिए, वो कंपनी को क्लेम कर लेगा। एनी अमाउंट इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट विच रिमेन्स अनपेड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, अगर 7 सालों का एक लंबा पीरियड तक पैसा अगर इस अकाउंट में पड़ा रह गया, ठीक है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ द, जिस दिन हमने ट्रांसफर किया था उसके 7 सालों तक ये पैसा आईपी इसमें रहा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रहा, तो दिस शैल बी ट्रांसफर बाय कंपनी टू आईईपीएफ अकाउंट। 7 साल हो गए, बस 7 साल हो गए हैं, पूरे 7 साल हो गए हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे, 7 साल कंप्लीट हो गए हैं, इस अकाउंट में पैसा पड़ा है, तो आफ्टर 7 ईयर्स हम लोग इस अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करते हैं, सिंपल है।
ओके, अब अगर पैसा चाहिए तो किसको अप्लाई करोगे? आईपीएफ अकाउंट में पैसा चला गया, क्या पैसा कंपनी के पास में है? ना जी, अब कंपनी के पास में नहीं है। तो अब अगर आपको पैसा चाहिए तो आप किसको दोगे, किसे मांगने वाले हो? ऑब्वियसली आप आईईपीएफ को क्लेम करोगे, कंपनी को नहीं। अनपेड डिविडेंड अकाउंट तक चाहिए था तो कंपनी को क्लेम करोगे, आईपीएफ में डालने के बाद में किससे मांगोगे? आईपीएफ वालों से। द क्लेमेंट मतलब जो इन्वेस्टर्स है, जो शेयर होल्डर है ऑफ मनी विल हैव टू फॉलो द प्रोसीजर्स, कुछ प्रोसीजर फॉलो करेगा, सबमिट करेगा नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू क्लेम द अमाउंट फ्रॉम आईपीएफ along with a statement in prescribed form which gives the details of such charge. Done everybody? अब ये पार्ट सेम वही है जो हमने पढ़ा, सारे प्रोविजन। ठीक है, चलो आ जाओ। क्या था? सब डेज सब यहाँ पे हो गया, इतने से मैंने आपको सब करवा दिए। ये हाँ, तो ग्रीन वाला पार्ट क्या था? लिस्टेड कंपनी के रिक्वायरमेंट्स है। कल का लेक्चर याद आ रहा है? लिस्टेड कंपनी के रिक्वायरमेंट थे कि सर बोर्ड ऑफ मीटिंग लेने वाले हो तो स्टॉक एक्सचेंज को 2 दिन पहले एडवांस में बता देना कि हम लोग बोर्ड ऑफ मीटिंग लेने वाले हैं, जहां पे हम लोग डिविडेंड को डिक्लेयर करने वाले हैं। ठीक है, और जिस दिन बोर्ड मीटिंग हो जाएगी उसी के सेम दिन में वापस स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट कर देना। ठीक है, इंटीमेट कर देंगे। जिस दिन बुक क्लोज करने वाले उसको 7 दिन पहले पहले आप स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस दे देना। डन एवरीबॉडी। तो ये सारे थे लिस्टेड कंपनी के रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब उसके बाद में मैडम कहाँ दिया है नोट्स में, तो कल का लेक्चर अगर याद होगा, यहाँ से सारा रिवाइज करते हैं। ठीक है, उसके भी पहले से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया उसके 5 दिन के अंदर अंदर ये जो पैसा है इसको कहाँ डालना है? एक शेड्यूल बैंक में अकाउंट ओपन करोगे डिविडेंड के नाम से, डिविडेंड अकाउंट के नाम। ओके जी, डन। 30 दिन के अंदर अंदर में पेमेंट कर देना। जिस दिन डिक्लेयर किया था, जिस दिन डिक्लेयर किया था उसके 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना। आफ्टर 30 डेज अगर कुछ पैसा अनपेड रह गया तो 7 दिन के अंदर अंदर ये अनपेड नाम का अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपन करोगे। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा डाल दिया, उनको वेबसाइट पे अपलोड कर दो। 90 दिन के अंदर अंदर सारे नेम, उनका एड्रेस और उनका क्या बोलोगे कितना डिविडेंड आपने उनको दिया वो सब डिटेल्स आप इधर अपलोड करोगे। अगर मान लो 7 साल तक ये पैसा अनपेड रहा तो आफ्टर 7 ईयर्स आप आईईपीएफ अकाउंट में डाल दोगे। ओके, तो अब अगर मुझे बताना, बेसिक कॉमन सेंस है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अगर पैसा है तो किससे क्लेम करोगे? कंपनी से। और अगर आईपीएफ में है तो आईपीएफ वालों से। सिंपल। यो एवरीबॉडी डन? पक्का जी? मेन क्रक्स है ये आपके चैप्टर का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये जो आंसर है आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, डिविडेंड जो चैप्टर है आपका पीछा नहीं छोड़ेगा आपके फर्दर स्टडीज में। ठीक है, तो मुझे आपको यही बताना था, इंटरिम डिविडेंड अगर आप डिक्लेयर करते हो ना तो इंटरिम डिविडेंड में भी ये 90 दिन और 7 सालों का कंसेप्ट आता है। इंटरिम डिविडेंड, ये सारा कंसेप्ट आज इट इज है इंटरिम डिविडेंड में भी है। तो कल का लेक्चर में हमने इंटरिम डिविडेंड देखा था। चलो आ जाओ, मुझे एक बार बताना, आपको डेज वाले फटाफट से मैं कंसेप्ट रिकॉल करवा दूं। 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए, इंटरिम डिविडेंड शुड बी पेड है, सेम पॉइंट्स। ठीक है, विद इन 5 डेज सेपरेट बैंक अकाउंट में ये ट्रांसफर कर दोगे आप, शेड्यूल बैंक में एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलोगे तो इंटरिम डिविडेंड जो भी डिक्लेयर करो पूरा का पूरा पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे डिविडेंड नाम पे। 5 दिन वाला और 30 दिन वाला एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है। ओके, अगर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा ये रह गया, कोई किसी ने आके क्लेम नहीं किया, तो फिर आप क्या करोगे? मतलब 30 दिन तक अगर किसी ने पैसा क्लेम नहीं किया, कौन कौन से कंसेप्ट सेम है मैडम? अभी थोड़ा सा मैं स्टार मार्क करूं यहाँ पे। ये 5 दिन वाला सेम है, 30 दिन वाला सेम है, ये 7 दिन वाला सेम है, ये भी सेम है। तो बच्चा क्या, सब तो सेम है। गॉट इट? तो पूरा का पूरा कंसेप्ट आज इट इज है कि भैया अगर 30 दिन में किसी ने क्लेम नहीं किया है अपने पैसे को तो आप उस पैसे को क्या करोगे? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल देंगे विद इन 7 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 30 डेज ऑफ इट डिक्लेरेशन। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि दैट इज 7 डेज ऑफ इट डिक्लेरेशन। हाँ, फिर अगर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 सालों तक पैसा ये रहा, ठीक है, अनक्लेम रहा, अनपेड रहा, तो इट शुड बी ट्रांसफर टू आईईपीएफ अकाउंट। सेम कंसेप्ट, इसलिए मैंने पार्ट रिमेनिंग रखा था। डन? ओके, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर इज इंटरेस्ट एंड इट्स फी। बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट है। इंटरेस्ट क्या होता है यार?
भाई किसी से अगर लोन लिया है ना तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। किसी से लोन लिया, लेट से हम लोग यहाँ पे हम है, ठीक है, हमने हमने लोन लिया है, ठीक है, तो हम लोग क्या देंगे, इंटरेस्ट देने वाले। ओके, ये क्या है, इंटरेस्ट क्या है गाइस? इट इज द पेमेंट मेड फॉर यूजिंग मनी ऑफ अनदर पर्सन। इस बंदे का हमने पैसा लिया है और इस पैसे को यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये जो पैसा है, जो अमाउंट है, हम लोग कोई प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज कर रहे होंगे, कुछ प्रोडक्टिव यूसेज के लिए, प्रोडक्टिव यूसेज के लिए पैसे को यूज कर रहे होंगे, कुछ इनकम कमाएंगे, ठीक है, और उसी इनकम से हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट का रिपेमेंट कर देंगे। डन एवरीबॉडी, ठीक है। द बोरोवर टेक्स मनी फ्रॉम द लेंडर। यहाँ पे बोरोवर कौन है, लेंडर कौन है? ये कौन है, बोरो, और ये कौन है, इसने पैसा दिया है तो ये लेंड, इसने पैसा लेंड किया इसलिए कौन है, लेंडर है। सिंपल है, बोरो मनी लेता है लेंडर से, सिंपल से कंसेप्ट है, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्या है गाइस, इंटरेस्ट क्यों है दे रहे हैं हम लोग इसे, ये जो पैसा लिया ना इसकी कॉस्ट चाहिए, इसकी कॉस्ट है, बोरोवर के लिए कॉस्ट है, तो लेंडर के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। जैसा ना सेम पैटर्न, देखो, इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग मनी फॉर लेंडर एंड इंटरेस्ट इज द इनकम फ्रॉम हिज लेंडिंग मनी। इनके लिए बोरोवर के लिए खर्चा है तो लेंडर के लिए इनकम है, इतना ही बोलना चाह रहा है। कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट। कंपनी ने अगर पैसा बोरो किया है अपने क्रेडिटर से, कौन कौन क्रेडिटर्स होते हैं, जैसे डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिटर्स का नाम दिया है, डिपॉजिटर्स को क्रेडिटर्स का नाम दिया है, बॉन्ड होल्डर्स, अगर हमने चैप्टर्स आपको याद आ रहे हैं तो हमने एवरीवेयर इनको क्रेडिटर्स बोला है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। और कुछ अपन आंसर्स मन से लिख सकते हैं क्या? देखो, ये लोग प्रोडक्टिव पर्पस के लिए पैसा यूज करेंगे और इनकम कमाएंगे, उसी इनकम से फीचर्स में बोलना आंसर, ठीक है। तो वो लोग इससे इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, कुछ परसेंटेज फॉर्म में देंगे, एवरी ईयर, हर साल कुछ परसेंटेज फॉर्म में देंगे। और क्या बोलोगे फीचर्स में? इंटरेस्ट है तो ये जो परसेंटेज है ये इट इज गवर्न बाय द योर आरबीआई का पॉलिसीज वगैरह से पे ये गवर्न होता है, ठीक है। और क्या बोलोगे आप यहाँ पे? चला लो, अब इंटरेस्ट के फीचर देखो, फटाफट से डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट क्या है? प्राइस पेड है फॉर व्हाट? भैया हमने इनका जो पैसा यूज किया है, इनके जो 10 लाख रुपए जो हमने यूज किए ना, ये 10 लाख रुपए को प्रोडक्टिव का जो 10 लाख रुपए जो हमें प्रोडक्टिव सर्विसेज दे रहा है, इसके बदले में हम इनको क्या कर रहे हैं, प्राइस का पेमेंट कर रहे हैं। प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कैपिटल। 10 लाख रुपए जो सर्विस दे रहा है हमें, जो प्रोडक्शन करने के लिए सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, फर्दर हम लोग इस पैसे को अच्छी बेहतरीन तरह से यूज कर पा रहे हैं, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज कर पा रहे हैं, इसके लिए हम लोग प्राइस पेमेंट कर रहे हैं। यो एवरीबॉडी फर्स्ट लाइन क्लियर है? इट डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क है, जो इंटरेस्ट है डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क है। मैडम मतलब जितना ज्यादा रिस्क होगा ना उतना ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है, जितना रिस्क होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। परसेंटेज के फॉर्म में होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि मार्केट में मनी का सप्लाई कैसा है, फिस्कल पॉलिसी कैसी है, कितना बोरोइंग्स है, इन्फ्लेशन का रेट कैसा है, इन सब पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली, ठीक है। इट इज द चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मतलब ये लाइन का मतलब क्या होता है भैया, पीएनएल अकाउंट में जब तुम प्रॉफिट निकालोगे ना, तो ये जो प्रॉफिट निकालोगे ना, यहाँ पे सब इंटरेस्ट माइनस करोगे, पहले इंटरेस्ट लगाओगे, इंटरेस्ट चार्ज करोगे और फिर प्रॉफिट निकालोगे। मतलब मैम नहीं समझा, जैसे क्या होता है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में क्या होता है, यहाँ पे सारी इनकम होती है, लेट से तुम्हारी जो इनकम है वो है 10 लाख रुपए, ठीक है, और इंटरेस्ट है आपका 1 लाख रुपए, और यहाँ पे और भी कुछ खर्चे थे, लेट से 2 लाख रुपए के और खर्चे हैं। तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया 10 लाख माइनस 2 लाख, हाँ 8 लाख का इनकम, ऐसा नहीं बोलोगे आप। इंटरेस्ट को चार्ज करोगे 1 लाख रुपए का और फिर आप बोलोगे, इसलिए वो बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट से आपका प्रॉफिट कम होता है, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट,
7 लाख। बहुत इंटरेस्ट को प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज करना, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ एवरीवन? इट इज द चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इज दिस पॉइंट क्लियर? दिस पॉइंट क्लियर है बॉस? ठीक है मैडम, तब क्या जब प्रॉफिट ही नहीं कमाया, मान लो कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, ये पूरा साइड नील है, ठीक है, मान लो खर्चे तो है हमारे 2 लाख के, यहाँ पे कोई प्रॉफिट ही नहीं है, तो भी इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ओके, इवन इफ कंपनी मेक्स नो प्रॉफिट, इंटरेस्ट शुड बी पेड ऑब्वियसली। इट इज पेएबल एट फिक्स्ड एंड जनरली डिटरमाइंड रेट। सिंपल से कंसेप्ट है, यस एवरीबॉडी। ठीक है, तो वेरी सिंपल आंसर, जो बेसिक अपन ने किया अभी तक, इंटरेस्ट क्या होता है, लोन के अगेंस्ट में दिया जाता है। तो गाइस हियर वी हैड फिनिश योर एंटायर चैप्टर नंबर 10। इसके आगे का लेक्चर अपन नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं। तो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय बाय।